बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, lesson number 3 is here, that is reader centered writing. Its outlines are in this lesson you will learn following steps for writing a resume. Resume कहते हैं जिसको आप अपनी ज़बान में CV कहते हैं, resume and letter of application. Outlines क्या क्या हैं इसकी? Defining your objectives, प्लानिंग यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप लेटर एप्लीकेशन या रिज्यूम सबमिट करवा रहे हैं वो उसको कैसे आप उसमें पुट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को। प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिवाइजिंग, राइटिंग योर रिज्यूम। पहले रिज्यूम को हम लिखना सीखते हैं। डिफाइनिंग योर सब ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने गोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे। The first activity of writing defining objective is especially important while you writing a simple letter or a job letter. Simple letter लिख रहे हो, अगर simple letter आप लिखते होते थे ना, यानी कि छोटे क्लासेस में कि आपने लिखना है अपने फादर को लेटर लिखना है कि मुझे मैं हॉस्टल में मुझे ड्यूज़ सबमिट करवाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, वो भेज दें, और ऐसे लेटर्स लिखते थे। अच्छा, ये बताया गया कि कोई भी लेटर आप लिख रहे हो, आप जॉब एप्लीकेशन के लिए यानी कि जॉब के अप्लाई कर रहे हो उसके लिए लेटर लिख रहे हो, उसको जॉब एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। जो सिंपल लेटर लिख रहे हो आपको उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा अपने लेटर में। When defining your objectives, you tell what you want your communication to do. आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हुए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिकेशन क्या कर रही है। जब आपकी कम्युनिकेशन अपने फादर से पैसे के लिए है तो आप उसमें वो बताएंगे, और अगर आपकी कम्युनिकेशन किसी जॉब सीकिंग है, अगर आपने जॉब के लिए करना है तो आपने उसमें वो करेक्टली डिफाइन करना है। Thus your objectives form the basis of all your other work of writing. ये बेसिस है, यानी कि बेस है आपका ऑब्जेक्टिव। ज़ाहिर है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपका एम, पर्पस, गोल है, वो बेस है, वो बुनियाद है आपके राइटर की, या कुछ भी आप राइट कर रहे हैं उसकी। टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच यू नीड टू लुक एट 3 थिंग्स। द फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, यानी कि रीडर को सेंटर्ड अप्रोच देने के लिए, उसको अपनी तहरीर पे मरकूज़ करने के लिए, पढ़ने वाले को आपको ये काम करने हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जो डिज़ायर, जो फाइनल रिज़ल्ट आप चाहते हैं, यानी कि अगर आप जॉब लेटर दे रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कि आपको जॉब मिल जाए, उसको अपने माइंड में रखना है। द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, और जो लोग आपकी कम्युनिकेशन रीड कर रहे हैं, आगे आपका कोई बॉस है या मैनेजर है किसी कंपनी का, हुएवर जो भी है, आपने उसको भी माइंड में रखना है कि आप उससे किस तरह की कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए। The specific way you want your communication to affect the people as they read your communication, और ऐसा तरीका जो लोगों को इम्प्रेस करे, लोगों पे असरअंदाज हो जब वो आपकी कम्युनिकेशन पढ़ रहा है। यानी कि अगर मैनेजर या कोई डायरेक्टर कंपनी का आपका लेटर, जॉब लेटर पढ़ रहा है तो वो आपको जॉब के लिए हायर कर ले, आपने ऐसे कम्युनिकेट करना है उससे। इन द फर्स्ट स्टेज employers try to attract application from as many qualified people as possible. सबसे पहले वो जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जॉब लेटर्स आते हैं ना, वो सबसे पहले उन लोगों की एप्लीकेशंस को ऊपर रखते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जो क्वालिफाइड पीपल हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई कंसीडर करने वाली जॉब लेटर में। दूसरी चीज़, एट दिस स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग रिज्यूम्स आर यूजली रीड बाई पीपल हु वर्क इन अ पर्सनल ऑफिस। रिक्रूटिंग का ये मतलब है, ये जो भर्ती उन्होंने करनी होती है अपने स्टाफ की या लोगों को हायर करना होता है, इस स्टेज पे वो आपके जो रिज्यूम्स आपने सबमिट कराते हैं, CV उसके साथ जॉब लेटर होता है। आपको पता होगा कि जॉब के लिए आप CV एक बनाते हैं और जॉब लेटर, इसको रिज्यूम कहते हैं। वो लोग पढ़ते हैं जो अपने पर्सनल ऑफिस में, यानी कि एक ऑफिस स्पेशली होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में कह लूँगी मैं तो, बल्कि कि वो ये रीड करते हैं कि आपके जो भी आने वाले लोग हैं उनकी CVs और ये सब कुछ उनके पर्सनल ऑफिस में वो कंसीडर करते हैं। तो डेफिनेटली वो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए आपके रिज्यूम को थॉरोली रीड करेगा। To understand the first stage, you may find it helpful to draw an imaginary portrait of the person going through your resume. तो आपको अपने इस फर्स्ट स्टेज से मीटअप करने के लिए एक इमेजनरी पोर्ट्रेट बना लें, यानी कि आप माइंड में अपना एक इमेजिनेशन बना लें कि जिस बंदे को मैंने मेरी CV पढ़नी है वो कैसा होगा। मतलब अगर वो थोड़ा सा सख्त हो, नखरे वाला होगा तो वो मेरी ये चीज़ें देख के इम्प्रेस होगा। अगर वो सादा बंदा होगा तो उसको ये बातें पसंद आएंगी, यानी कि उसका आप एक इमेजनरी पोर्ट्रेट बना लें उस बंदे का अपने माइंड में। Imagine a man who sat down to read a stack of 25 to 50 न्यू एप्लीकेशन दैट अराइव्ड इन 2 days मेल। कि आप ये इमेजिन करें, एक बंदा है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, अब उसको 25 से 50 लोगों के CVs, उनके रिज्यूम्स देखने हैं जो कि उसको एक दिन में मेल आया। तो आप 25, 50 या 100 भी बाज़ औक़ात होते हैं, कंपटीशन तो मैटर करता है ना, जिस तरह से हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, जो जॉब की सिचुएशन पे। अच्छा खैर, अब उसको इतने ज़्यादा लोग के रिज्यूम CVs देखनी है तो आपको उनमें से यूनिक बनना है ताकि वो आपको हायर कर सकें। अब अपने इमेजिन वो करना है, उस बंदे के सामने इतना बड़ा एक स्टॉक
स्टॉक है, इतना बड़ा ढेर है रिज्यूम का जो तो उसको आज की मेल में आए हैं, ही डज़ नॉट हैव टाइम टू रीड थ्रू ऑल द एप्लीकेशंस, वो सबको थॉरोली रीड नहीं करेगा। मतलब अगर कोई उसको पसंद आएगी, अट्रैक्टिव लगेगी, उसको वो थॉरोली रीड करेगा। माइट बी इट्स योर्स, कि आपकी भी हो सकती है ना, जो आपको कोई चीज़ उसको उसमें अटैक करेगी तब वो उसको थॉरोली रीड करेगा, वरना उसके पास टाइम नहीं है कि ये अब आपका देखे आपने मैट्रिकुलेशन जहाँ से किया हुआ है, आपकी इंटरमीडिएट जहाँ से, आपका जो ग्रेजुएशन है इस यूनिवर्सिटी से यह किया हुआ है आपने, ये तो हर एक में, हर एक सीवी में ये चीज़ें बेसिक होती है ना। आपको यूनिक बनना है, आपको यू नीड समथिंग न्यू दैट इम्प्रेस हिम, तो जो उस चीज़ उसको इम्प्रेस करे, वो अट्रैक्ट करे उसको, आपको वो चीज़ ऐड करनी है। तो यही बात है कि आपको उसको इमेजिन करना है कि अब 25, 50 या 100 जितनी भी उसके पास सीवीज़ हैं, अब हर एक को तो वो सारा पढ़ने से रहा। सो ही क्विकली सॉर्ट्स दिस एप्लीकेशन विच मेरिट एडिशनल कंसिडरेशन, जिसमें एडिशनल चीज़ें हों जो मतलब कह लें एक्सीलेंस की डिग्री को मीट करते हो लोग। एक तो आपको क्वालिफिकेशन मैटर करेगी, वो तो क्वालिफिकेशन ऐसे ही होती है ना कि कुछ जॉब्स के लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होती है, तो आप अगर वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करते हैं तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब उधर 25 से 50 जितने भी लोग की सीवीज़ हैं उनकी क्वालिफिकेशन तो सेम होगी, लेकिन अगर एडिशनल कुछ है तो वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी, तो फिर वो आपको ज़्यादा कंसिडर कर पाएगा। ही क्विकली फाइंड रीज़न टू डिसक्वालीफाई मोस्ट एप्लीकेशन, वो ज़्यादातर एप्लीकेशन को डिसक्वालीफाई करने के लिए खुद ही वजह तलाश कर लेगा। डेफिनेटली उसका काम है, वो ये कर सकता है। ओनली ओकेजनली डज ही रीड अ फुल रिज्यूम, सिर्फ ओकेजनली यानी कि कोई शाज़ो नाज़र ही रिज्यूम होगा जिसको वो फुल तरीके से पढ़ेगा, और वो होना चाहिए आपका रिज्यूम। वो होगा जो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, जो उसको अट्रैक्टिव लगेगा, जिसमें एडिशनल चीज़ें होंगी। As you write your resume, you must keep in mind that it must quickly attract and hold that man's attention. यही बात मैं आपको कब से समझा रही हूँ। In the second stage, recruiting employers carefully scrutinize the qualifications of the most promising applicants. Most promising applicants कौन सा है? जो बंदा ज़्यादा कॉपरेट कर रहा है अपने रिज्यूम में, वो ऐसे लग रहा है कि वो अपने एग्रीमेंट का पक्का है, वो हमारे साथ काम करेगा दिल जमी के साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। ऐसे बंदे की जो वो कह रहे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सेकंड स्टेज में। अच्छा, पहले में तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन, तकरीबन 50% और मोर देन 50% एप्लीकेशन, बल्कि मैं कहूँगी 75% एप्लीकेशन है जो वो पहले क्विकली वो उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है। अब जो पीछे थोड़ी सी रह गई उनमें वो मोस्ट प्रॉमिसिंग एप्लीकेंट्स जो हैं उनको प्रायोरिटी देगा। ऑफन दिस इन्वॉल्व्स द विजिट ऑफ द कैंडिडेट्स टू द एम्प्लॉयर्स वर्क प्लेस, कि जो कैंडिडेट्स आते रहते हैं वर्क प्लेस पे, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है तो आप वहाँ पता करते रहें कि इंटरव्यू की क्या टाइमिंग है सर, इंटरव्यू की कब कॉल देंगे, या आप ये कहें कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके वर्क प्लेस को विजिट करता चलूँ। मतलब उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहें, इन टच रहें, ताकि वो आपको कंसिडर कर सकें नेक्स्ट में। The second stage reader of your resume includes managers of the department you have to work for. अब जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने काम करना है उसका मैनेजर पे डिपेंड करेगा कि वो आपके रिज्यूम को सेकंड स्टेज पे कौन सी प्रायोरिटी पे रखता है, कौन से नंबर आपको देता है। नेक्स्ट है टू इमेजिन योर रीडर, यू कैन इमेजिन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट दिस स्टेज। आप जब ऊपर इमेजिनरी पोर्ट्रेट बना रहे होंगे ना रीडर का, जो पढ़ रहा है आपका रिज्यूम, ऊपर हमने पढ़ा ना, तो आप ये इमेजिन करें कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया उस डिपार्टमेंट का वो हेड है। दिस पर्सन इज़ शॉर्ट हैंडेड एंड वांट्स रैपिडली टू फिल वन और मोर ओपनिंग्स। वो मतलब बंदा, उसके पास इतना टाइम नहीं है, डेफिनेटली हेड है वो, तो वो चाहता है कि ज़्यादा चीज़ें एक, मतलब मुझे ऐसा क्वालिफाइड बंदा मिले जो हर फन मौला हो। हर फन मौला इन अ सेंस कि वो एक काम एक टाइम में ज़्यादा महारतें रखता हो, वो सब कुछ हैंडल कर सके। व्हेन ही और शी गेट्स द रिज्यूम, ही शी नोज प्रिसाइजली वट क्वालिफिकेशन शी सीक्स। जब उसको रिज्यूम मिलेगा, आपका रिज्यूम देखेगा तो क्वालिफिकेशन तो देखेगा ही देखेगा, मैं एडिशनल जो आपकी एक्टिविटीज़, बल्कि एडिशनल जो आप में एक्सीलेंसीज हैं वो फाइंड करने की कोशिश करेगा कि जो आप आउटस्टैंडिंग हैं दूसरों से, जिस लिहाज में आप यूनिक हैं, वो चीज़ अगर उसको पसंद आएंगे तो डेफिनेटली ही विल हायर यू। Of course, some job searches vary from the two-stage recruiting procedure as described above. यानी कि हमने 2 stages पढ़ी ना, कि पहले स्टेज पे वो आपका रिज्यूम रीड करेगा, दूसरे स्टेज पे ये करेगा, 2 हमने स्टेजेस पढ़ी। वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट जॉब के जो प्रोसीजर होते हैं ना, रिक्रूटिंग प्रोसीजर यानी कि हायर करने के एम्प्लॉय को प्रोसीजर होते हैं, वो ये 2 स्टेजेस से ज़्यादा होते हैं। If you interview at a campus placement center, you will probably hand in your resume to the company recruiters at the same time you meet them. कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, समटाइम्स
कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, तो अगर वो आपको क्वालिफाई करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो तब आप अपना रिज्यूम साथ लेके जाते हैं, यानी कि उनका प्रोसीजर ऐसा होता है, वो पहले रिज्यूम सबमिट नहीं करते, वो पहले सिर्फ ऑनलाइन देखते हैं और बाद में वो रिज्यूम और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है फिर आपको इंटरव्यू के लिए जब आप मिलने जाएंगे रिज्यूम तब साथ लेकर जाना पड़ेगा आपको। डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रिज्यूम टू अफेक्ट योर रीडर्स इज़ इंपॉर्टेंट। तो अब जब आप उससे फेस टू फेस मिल रहे हैं तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि अब रिज्यूम कैसा होना चाहिए जो वो देखे तो वो उसको अटैक करे। आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड द रीडर्स यू शुड डिटरमिन how your resume will affect them in the job that you are seeking. More precisely, you should define how your resume is affect your reader, why they read it. वही बार बार बातें आ रही हैं कि आप जब जॉब के लिए जाएंगे, आपको जब पता चल गया कि रीडर जी है, मैनेजर है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या डायरेक्टर है या जो भी है, तो आपको उस बंदे की नेचर पे डिपेंड करते हुए ये सोचना है कि आप किस तरह उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। टू डिटरमिन हाउ योर रिज्यूम विल अफेक्ट योर रीडर यू थिंक अबाउट टू थिंग्स। अगर आप ये सोचते हुए कि आपका रिज्यूम कैसे रीडर को अफेक्ट कर सकता है, आपको दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वो दो चीज़ें भला कौन सी हैं? द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अलर्ट योर रीडर्स एटीट्यूड, कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। आप ये इवन के बच्चे जब आप ऑफिस में एंटर होते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो वो आपका एंटर होने का एटीट्यूड उसको बता देता है। वो आगे बंदा जो बैठा होता है वो मास्टर बंदा बैठा होता है, ज़ाहिर उसका काम वो होता है, तो वो अपने फील्ड में मास्टर होता है, तभी उसको वहाँ वो बैठा होता है ना। तो वो आपका सिर्फ एंटरिंग स्टाइल से ही पता चल जाता है कि बंदा कितना क्वालिफाइड है, ये कितना हरफन बोला, ये कितनी इसमें एक्सीलेंसी है, या ये किस लेवल पे मतलब फॉल करता है, वो इतनी चीज़ से देख लेता है। कम्युनिकेशन तो फिर बाद की बात है ना, लेकिन यहाँ ये आपको बताया गया कि आप कम्युनिकेट जैसे उससे करेंगे ना, आपका एटीट्यूड जो है वो उसका आपका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल जो है वो उसको इम्प्रेस करेगा मे बी। द टास्क यू वांट टू हेल्प यू रीडर परफॉर्म वाइल द रीड। तो अब जब वो पढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? अब अगर वो पढ़ता है, आपका नाम देख रहा है, अब CV वो देख लेता है, रिज्यूम देख लेते हैं। इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि वो अब आपसे पूछेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या, आपका नाम, आपका थोड़ा बहुत बायोडेटा, बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल रहते हुए ना बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, डेफिनेटली आप वहाँ जॉब के लिए आए हैं ना। तो अब ये सारी चीज़ें तो आप उसको रिज्यूम में जो उसके सामने खुला हुआ उसमें नज़र आ रही हैं। अगर आप भी वही पट्टी पढ़ेंगे जो उसमें लिखी हुई है तो डेफिनेटली ही विल गेट बोर फ्रॉम यू, वो बोर हो जाएगा ना आपसे। आपको समथिंग न्यू करना है, आपको इस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है जो आपके रिज्यूम में नहीं है, लेकिन वो हो भी विद इन योर लिमिट्स एंड विद इन प्रोफेशनल लिमिट्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कंसिडर करना पड़ेंगी कि आप किस तरह उसको इम्प्रेस करें। या तो सारी बातें हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि कम्युनिकेशन जो ऑरल स्किल्स हैं वो आपको सिखाई कभी भी नहीं जा सकती, आपको सिर्फ रूल्स बताए जाते हैं, करना आपने सब खुद ही होता है। तो सेम हेयर, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं आपको लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने इंटरव्यू इस तरह करवाना है, लेकिन असल चीज़ जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं ना, आपके अंदर की जो स्किल्स हैं, आपको उनको ग्रूम करना है। और आपको अगर आप उनको ग्रूम करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर यू विल डू बेस्ट। Alternating your audience attitudes. First, determine how your audience feels before reading what you are writing, and then decide how you want them to feel after they after they have read it. However, your reader's attitude before they read anything is natural towards you. वो कह रहा है कि आप जब एंटर हो रहे हैं, आप बैठे हैं चेयर पे, तो आप ये उसका एटीट्यूड फील करें, कैसा है आपकी तरफ एटीट्यूड, यानी कि उसने आपको कैसा परसीव किया है। तो अब आपने अपना रिज्यूम या CV टेबल पे रख दिया, अब वो उसको पढ़ेगा, उठाएगा, तो अब उसका एटीट्यूड कैसे चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए आपकी बातों से और आपकी CV से, ये चीज़ आपको करनी है। चेंज होगा, पॉजिटिवली आएगा, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, तभी वो आपको हायर करेगा। वंस यू हैव डिस्क्राइब्ड योर रीडर्स प्रेजेंट एंड डिजायर्ड एटीट्यूड्स, try to find out things about your reader that will help you plan a strategy of persuading them to change their attitude the way you have specified. To begin, find out what will appeal to your audience. वही बातें सारी आई जा रही हैं कि अगर जब आप रीडर का एटीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो आपने ये फाइंड करना है कि डिज़ायर एटीट्यूड, रीडर्स प्रेजेंट एंड डिज़ायर एटीट्यूड, कि अब आपका उसका प्रेजेंट वाला एटीट्यूड आपकी तरफ क्या है, और डिज़ायर जो आप यानी कि चाहते हैं एटीट्यूड, आप तो ज़ाहिर पॉजिटिव एटीट्यूड ही चाहेंगे ना कि वो आपको जॉब के लिए हायर कर ले। तो आपको अपना डिज़ायर एटीट्यूड मीट अप करने के लिए क्या करना है, वो आपको खुद ही करना है, उसको परसू करने के लिए, यानी कि उसको इस बात की तरफ कह लें उकसाने के लिए कि वो आपको हायर करे। यू आर यूनिक, यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड, ये सारी चीज़ें आपने उसको बावर करवानी है। Altering your employees' attitude, as common sense will tell you, your employees will want to hire
पीपल हु आर कैपेबल, यानी कि तो कॉमन सेंस की बात है ना कि आपका एम्प्लॉयर उस बंदों को ही हायर करेगा जो कैपेबल होंगे, जो ज़्यादा काबिल होंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम। अगर समटाइम ऐसा होता है कुछ इंटरव्यूज आते हैं वो उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कोई पैनल बैठा होता है तो वो कहते हैं आप ये करें या ये करें। अब ये डिफरेंट होते हैं सारे इंटरव्यू में ना, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप आर्मी वाली साइड पे चलेंगे वो मोर डिफिकल्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे और फाइनेंस लेवल पे होती हैं कंपनीज, सबका अपना अपना एक प्रोसीजर होता है। हम इसको ओवरऑल एक बार देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपसे कोई असाइनमेंट करवाते हैं कि आप कोई चीज़ असाइन आपको की जाती है, आप उसको फुलफिल करना होता है कुछ टास्क को। तो यहाँ यही कह रहा है कि अब आपको सब एप्लीकेंट्स को वो टास्क जो उन्हें असाइन किया गया वो परफॉर्म करना है अच्छे से। रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट मस्ट बी ट्रस्टवर्दी इनफ टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसी टास्क से उन्हें पता चल जाता है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है और कौन इरिस्पॉन्सिबल है, और डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं उनको वो हायर करेंगे क्योंकि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड है, फ़ायदेमंद है। प्लीसेंट एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट कंपेटिबिलिटी विद अदर एम्प्लॉयज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुशकुन होते हैं, यानी कि उनका मिजाज खुश मिजाज होते हैं ना, कोई बाय नेचर स्ट्रिक्ट होते हैं, ये तो आपकी नेचर की एक चीज़ है ना, कि इनहिबिट आपकी नेचर में इनहिबिट करती है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनकी नेचर रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकते हैं, और जो प्लीसेंट है यानी कि खुशकुन है, खुश मिजाज हैं, वो डीलिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, यानी कि वो उनको इस चीज़ के लिए वो ज़्यादा हायर हो सकते हैं, उनको हायर किया जा सकता है। मतलब पहली बात तो बच्चों, आप जब जाएँ ना कहीं भी अपनी जॉब के लिए तो आप ऐसी जॉब चूज़ करें जो आपकी नेचर को, मतलब आपकी नेचर के मुताबिक हो, आपको सूट करे। अगर आप अपने नेचर के ऑपोजिट जाएंगे तो कभी भी आप उसमें क्वालिफाई एक्सेल नहीं कर पाएंगे उस फील्ड में। तो आप अपने नेचर के मुताबिक जाएं तो तभी, अगर आप अपने नेचर के मुताबिक चलेंगे तभी आप अब यूनिक होंगे, मास्टर होंगे अपनी फील्ड में, तो कोई भी आपको डेयर नहीं कर सकेगा आपको रिजेक्ट करने की। The reader of your resume will look for specific terms instead of asking, is this application capable? He will ask, कैन दिस पर्सन प्रोग्राम इन जावा एक्सेट्रा। कि अगर आप गए हैं किसी टेक्निकल फील्ड में या आप किसी गए हैं ऐसी जो मतलब आईटी से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन, वो ये नहीं पूछेगा कि ये क्या एप्लीकेशन काबिल है इसको हायर किया जाए, बल्कि वो ये पूछेगा क्या यह बंदा जावा प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, क्या ये बंदा ये कर सकता है। यानी कि वो स्पेसिफाइड रहते हुए क्वेश्चन करेगा जो उसकी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि उसको आपकी कैपेबिलिटी से इतना लेना देना नहीं है जितना उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से है। यानी कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए आपको उसी बुनियाद पे उसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स की जो उसने चश्मा लगाया होगा ना, उस ग्लासेस से वो आपको परखेगा। हेल्पिंग योर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन वाइल डिफरेंट टास्क्स। When you know what those tasks are, you can write your communication in a way that will help you reader perform them easily. जब आपको टास्क असाइन कर दिया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले आप ये देखें आपको करना क्या है, और जब आपको ये पता चल गया आपको क्या करना है तो आप उसको कम्युनिकेट करें इन अ वे दैट विल हेल्प योर रीडर। ऐसे कम्युनिकेट करें, ऐसे उस टास्क को परफॉर्म करें। अगर कोई टेस्ट है या कुछ लिखने के लिए कोई दिया गया, उसको ऐसे कम्युनिकेट करें कि आपके रीडर को हेल्प करे, उसको ईजिली आप उसको समझ सके, आपको अंडरस्टैंड कर सके। While reading your resume, your reader's primary task is to get the answer of the following questions. जब आपकी CV या resume देख रहा है उसका मकसद क्या है, what exactly does the person want to do, कि ये बंदा करना क्या चाहता है, ये किस मकसद के लिए यहाँ आया है। But kind of education does the person have for the job, इस जॉब के लिए इस बंदे की क्वालिफिकेशन, इसकी एजुकेशन कितनी है, या इसकी एजुकेशन किस किस्म की है और हमारी जॉब किस किस्म की है, वो उसको को रिलेट करने की कोशिश करेगा। What experience does the person have in this or a similar job, अब इस बंदे का एक्सपीरियंस क्या है इस जॉब में या इस तरह की जॉब में, पहले एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये तीनों चीज़ें जो ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेंगी आपके रीडर को, जो आपका रिज्यूम को रीड कर रहा होगा, ये वो तीनों चीज़ें, इनको आपने ज़्यादा कंसीडर करना है। नेक्स्ट में दो चीज़ें हैं कि व्हाट अदर एक्टिविटीज़ हैज़ द पर्सन इंगेज इन विच हैव हेल्प हिम प्रिपेयर फॉर द जॉब, कि ये बंदा और कौन सी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ अगर कुछ करता है या कोई इसकी हॉबीज़ हैं तो वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो इस जॉब से रिलेट कर रही हैं, क्या वो उसको जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं दूसरी उसकी एक्टिविटीज़। हाउ कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनस क्वालिफिकेशन, और अब ये भी सोचेगा कि अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कैसे ले सकता हूँ। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा कि आपने अच्छा मैट्रिक यहाँ से किया तो आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो अच्छा आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, वो एक आधी बात पूछने का, मतलब वो आपको अपनी फील्ड में देखेगा कि आप कितने काबिल हैं। Knowing that your reader will be looking for the answer to these questions tell you a great deal about what to include in your resume,
वो इन सवालों के जवाब जानते हुए भी वो आपसे पूछेगा और आपको बताएगा कि आपके रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है और आप एग्जैक्टली क्या हैं। आपने ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं अपने रिज्यूम में लिखनी जो आप यानी कि जो आप ना पोजेस करते हो चीज़ें, वो आप अपने रिज्यूम में बिल्कुल भी ना लिखेगा। जो चीज़ें आप हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ढेर सारी चीज़ें अटैक करने के लिए रिज्यूम में लिख के ले जाते हैं, जब उससे रिगार्डिंग वो हमसे क्वेश्चन करता है तो हम बिल्कुल नील, हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता, तो फिर उसको डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये लिखा हुआ कुछ हो रहा है, ये असल में कुछ हो रहा है, तो ये बंदा कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। बी नंबर पे आप प्लानिंग। व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। जब पहले आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको अपना रिज्यूम कैसे बनाना है, और अगर आप इंटरव्यू के सामने बैठे हैं तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है या क्या कहना है, ये आपने प्लान करना है पहले से। In addition, you should find relevant expectations your reader have about your communication। और साथ में आपने ये भी फाइंड करनी है कि अगर आप ये जवाब देंगे तो आपका जो रीडर है या जो आपका इंटरव्यूअर है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे। यानी कि आपने ये सोचना है कि अगर मैं ये कहूँगा तो वो ये भी सोच सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये भी सोच सकता है, ये सारी चीज़ें आपने खुद से पहले खुद प्रिपेयर होना है इन चीज़ों के लिए। तो जब आप सोचेंगे ना कि अगर मैंने ये जवाब देना है इस बात का, तो आगे से उसने ये सोचेगा तो वो ये सवाल करेगा तो उसका मैं ये जवाब दूंगा। समझ गया ना बात। आप उसके सारे रिएक्शंस को खुद एक बार मतलब हर तरह से आप प्रिपेयर होके जाएं वहाँ, ताकि बिल्कुल भी वहाँ कंफ्यूज या नर्वस ना हो। दोज एक्सपेक्टेशंस में लिमिट द चॉइस यू मेक कंसर्निंग कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कि हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन आपके जो कंटेंट है उसको लिमिटेड कर दें, यानी कि आप ज़्यादा चीज़ अनलिमिटेड ना हो अपने कंटेंट में, या उस ऑर्गेनाइजेशन की या रीडर की या इंटरव्यूअर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको लिमिटेड बना दें। डिसाइडिंग व्हाट टू से प्रोवाइड यू विद डायरेक्ट हेल्प इन डिटरमिनिंग व्हाट टू से। ये फैसला करें कि आपको क्या कहना है। प्रोवाइड यू विद डायरेक्ट हेल्प, खुद को एक डायरेक्ट हेल्प के डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करें इन डिटरमिनिंग व्हाट टू से, यानी कि आप इस बात में श्योर हो कि आपको क्या कहना है, आप खुद कंफ्यूज ना हो कि ये कहेंगे या ये कहेंगे, नहीं, खुद को डायरेक्ट कर लें। मतलब खुद को आप अपने बारे में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं, वो आपको फुल होना चाहिए, ताकि आप मतलब श्योर हो अपनी बात में कि ये ऐसे ही है, जो मैंने कह दिया बस ऐसा ही है, आई एम श्योर। In addition, your resume is a persuasive argument which purpose is to conceive your readers to hire you। कि आखिरी बात, यही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका रिज्यूम जो एक परसुएसिव आर्गूमेंट है, एक दलील है, एक एविडेंस है जो आपके रीडर को इस बात पे उभार रही है, इस बात पे कन्विंस कर रही है कि वो आपको हायर कर ले इस जॉब के लिए। द परसुएसिव आर्गूमेंट हैज़ 2 एलिमेंट्स। अब परसुएसिव आर्गूमेंट जो होते हैं उनके 2 एलिमेंट्स होते हैं, और आपको अपने रिज्यूम में ये 2 एलिमेंट्स ऐड करने हैं। कौन से हैं देख लेते हैं। अ क्लेम एंड एन एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। पहले तो आपको क्लेम है, क्लेम किस चीज़ का आपने करना है कि आपने ये क्लेम करना है कि आई एम द बेस्ट फॉर दिस जॉब, हायर मी, ये आपका क्लेम होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली अब तभी वहाँ गया ना, आपका ये क्लेम है कि मैं बहुत अच्छा हूँ उस जॉब के लिए अपनी फील्ड में, तो आप लोग मुझे इसलिए हायर करें। और सेकंड चीज़ जो आपकी होगी वो सपोर्ट योर क्लेम। तो अब सिर्फ क्लेम आपका तो नहीं चलेगा, आप कहेंगे आई एम द बेस्ट, तो कोई भी नहीं मानेगा जब तक आप एविडेंस ना दे रहे हो। आप उस क्लेम को एविडेंस दें, उसको सपोर्ट करें, प्रोवाइड करें एविडेंस से कि आप अपने क्लेम में कैसे कैसे अच्छे हैं, कि आप बेस्ट हैं, आप ये बात है मेरे में, ये बात है, ये यूनिक चीज़ें जो दूसरों में नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, आप मुझे हायर करें। क्लेम एंड सपोर्ट योर क्लेम, ठीक है। ये दोनों बातें आपने ज़रूर माइंड में रखनी है। योर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टेल्स यू व्हाट द इम्प्लिसिट क्लेम ऑफ योर रिज्यूम शुड बी। हमने ऊपर पढ़ा ना कि ऑब्जेक्टिव आपका जो होता है, हर किसी भी लेटर को, रिज्यूम को, सीवी के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है वही आपको बताएगा कि इम्प्लिसिट क्लेम ऑफ योर रिज्यूम शुड बी, कि आपके रिज्यूम का इम्प्लिसिट कहते हैं एक बातिन यानी कि छुपा हुआ क्लेम होना चाहिए। वो क्लेम आपके रिज्यूम में यही होगा ना, छुपा हुआ, कि आई एम द बेस्ट, हायर मी। अब आप एज इट इज़ रिज्यूम में सबसे ऊपर तो ना लिखेंगे कि आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं, आप मुझे हायर कर लें प्लीज़, ऐसे नहीं। आपको उसमें इम्प्लिसिट करना है, उसमें छुपा के, यानी कि आपको अपनी ऐसी महारतें, ऐसी खूबी आगे करनी है कि रीडर को खुद लगे कि यू आर द बेस्ट, यू आर रियली द बेस्ट, तो वो आपको हायर करे। इम्प्लिसिट क्लेम करना है, ठीक है ना। आपको एक्सप्लिसिट तो नहीं ना करना, बताया ना कि आपको ऊपर लिखना नहीं है, आपको छुपे लफ्ज़ों में उसको ये बावर करवाना है। दैट इज़ यू आर द काइंड ऑफ कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड प्लीजेंट पर्सन दैट एम्प्लॉयज़ वांट टू हायर। कि आप उसको बताएं आप उतने रिस्पॉन्सिबल, कैपेबल और उतने खुश मिजाज हैं जितने बंदे को, जैसे बंदे को हायर करना चाहता है आप वैसे हैं। यू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फैक्ट्स यू कैन मैंशन एज एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम अबाउट योर सेल्फ। आपको सपोर्ट करना है, अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस देने हैं। योर ऑब्जेक्टिव्स डू दैट बाय अलर्टिंग यू टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन योर रीडर विल बी आस्किंग अबाउट योर रेज्यूम। तो आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन रीडर कर रहे हैं ना आपका क्लेम, आपका रिज्यूम देख के या आपका क्लेम देख के, वो आप उसमें उसके रिस्पॉन्स में अलर्ट होंगे, चौकस होंगे, एक्टिव होंगे, तभी वो आप उसको अटैक करेंगे।
नेक्स्ट है कन्वेंशनल यूजुअल क्वेश्चंस बाय द रीडर, पर्सुएसिव क्लेम्स टू मेक। अब कन्वेंशनल क्या, पहले आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसमें क्या आएगा, वो पूछेगा आपसे व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इस जॉब में ज़्यादा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप कहेंगे जॉब के लिए, तो वो पूछेगा आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। अब डेफिनेटली आप अपनी सैलरी के लिए या वट एवर आप अपने फाइनेंशियल नीड के लिए करना चाहें, लेकिन आपके पास यूनिक आंसर होना चाहिए जो उसको अटैक करे, ठीक है, जिस वजह से वो उसको आपको हायर कर सके। अच्छा, आई हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड आई वांट अ जॉब दैट यू हैव। अब आप ये क्लेम कर सकते हैं, ये एक प्रोसेसिव क्लेम की एग्जांपल दी गई है, मुझे तो वैसे नहीं लग रहा लेकिन एग्जांपल यहाँ दी गई है। आप कहें क्या, ये सेंस ऑफ डायरेक्शन, मेरे पास एक ऐसी साइंस ऑफ डायरेक्शन है, एक ऐसा सेंस है जो मंजिल का तयन कर सकता है। आई वांट टू जॉब दैट यू हैव, तो मैं ये जॉब जो आपके पास है जिसके लिए आप ऑफर करें, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन आपके पास इससे भी द बेस्ट आंसर होना चाहिए अपने क्लेम के लिए, प्रोसेसिव क्लेम के लिए, ठीक है। एजुकेशनल ऑनर्स, डू यू हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज। अब वो ये पूछेगा एजुकेशनल ऑनर्स के तौर पे, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के लिए पूछेगा कि रिक्वायर्ड नॉलेज जितना पूछा गया, जितना क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है मतलब क्राइटेरिया में, कि आपके पास उतना नॉलेज है, तो आप बताएंगे आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज परहैप्स मोर देन यू एक्सपेक्टेड। हाँ, ये अच्छा जवाब है। आप कहेंगे कि मेरे पास रिक्वायर्ड नॉलेज तो है, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा है जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। आप परहैप्स ज़रूर कहेंगे, आप श्योर नहीं होंगे अपने इस बात में, आप कहेंगे परहैप्स है। ये एक चीज़ आपकी हम्बलनेस भी शो करेगी, और ये भी बताएगा कि आप अपने नॉलेज पे बूस्ट अप नहीं है, यानी कि आप प्राउड ही नहीं है अपने नॉलेज पे। आप कह रहे हैं कि शायद मेरे पास आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नॉलेज है, ये भी एक अच्छा आंसर है। वर्क एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़, अब आपके एक्सपीरियंस के हवाले से वो पूछेगा कि डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस और सिमिलर जॉब, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव यू हैड, कि आपके पहले आपने इस तरह की जॉब कहीं की है या यही जॉब की है पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या यहाँ, तो अगर की है तो आपको वहाँ क्या काम सौंपा गया था, क्या काम करते रहे आप वहाँ। तो आप कहेंगे आई हैव रिलेटेड एक्सपीरियंस इन विच आई लर्न थिंग्स डायरेक्टली रेलिवेंट टू द जॉब। आप कहेंगे कि मेरे पास रिलेटेड एक्सपीरियंस है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस है जहाँ मैंने डायरेक्टली वही चीज़ें सीखी हैं जो उस जॉब से रेलिवेंट है। आई वाज ट्रस्टेड बाय माई एम्प्लॉयज़, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने मेरे एम्प्लॉयज़ मुझ पर ट्रस्ट करें, ठीक है। बाकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी करता रहूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी। अच्छा, ये जॉब आपने तब देना अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आप पहली बार जॉब करने गए हैं, एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर तो आप डेफिनेटली ये नहीं ना कहेंगे। ये वैसे परस्यूसिव आपको आंसर के एग्जांपल्स दी जा रही है कि आपने ऐसे जवाब देने हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पियों के बारे में वो पूछेगा। डू यू interest show do your interest show that you would be pleasant and compatible employee। वो कह रहा है कि क्या आपकी दिलचस्पी है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय या एक ये ना हो कि आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस जॉब के लिए आपको दिल ही नहीं लगता हो, मन ही ना करता उस जॉब में, तो आपको फजूल में फोर्स कर रहा हो, कोई क्वेश्चन कर रहा हो कि जाओ इस जहाँ जॉब करो तुम, ये अच्छी सैलरी है ये वो, लेकिन आप पर्सनली उसको ना लाइक करते हो। तो वो ये पूछेगा क्या आप इसको कर सकते हैं, आप मतलब आपको लगता है कि आप इसमें इंटरेस्ट है। जब आप इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे ना, अदरवाइज विदाउट इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे, जितने मर्जी आप मास्टर हो उस जॉब में। अच्छा, इसका आप आंसर देंगे आई एम इंटरेस्टिंग, हाँ मैं इंटरेस्टिंग हूँ। वेल राउंडेड पर्सन हु कैन वर्क वेल विद अदर्स, वो कहेगा कि मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, वेल राउंडेड पर्सन भी हूँ, और मैं इस काम में दूसरों के साथ काम करके खुशी महसूस करूँगा, अच्छे से काम कर सकूँगा, ये बात भी उसको सेटिस्फाई कर देगी। रेफरेंसेस, हाउ कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, अब वो पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड हम और इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि आप इतने ज़्यादा काबिल हैं। आप बताएंगे कि इंपॉर्टेंट पीपल विद नॉलेज ऑफ माई बिजनेस क्वालिफिकेशन विल अटेस्ट, यानी कि आप कहेंगे कि जो मेरी डिग्रीज़ हैं ना, आपकी मैट्रिकुलेशन की या इंटर की या यूनिवर्सिटी की जो आपके डिग्रीज़ हैं, या आपके जो क्या उसको कहते हैं मार्कशीट्स होती हैं या डिग्रीज ही होती हैं ना, अच्छा वो अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी कि वो मतलब ना क्राइटेरिया जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते हैं वो पहले लिखते हैं कि मैट्रिक की अटेस्टेड कॉपीज़ या इंटरमीडिएट की अटेस्टेड कॉपीज़, अटेस्टेड फ़ोटोज़। तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन वाकई ओरिजिनल है, आपने ये फेक अपनी डिग्रीज़ नहीं हासिल की हुई। तो इस पे आप ये बताएंगे उसको कि आप देख सकते हैं सर कि मेरी जो डिग्रीज़ हैं ये अटेस्टेड हैं, इसका ये मतलब है कि आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस, कि मेरी क्वालिफिकेशन वाकई इतनी है, मैं इतनी क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसको मैं मीट करता हूँ। आई वुड मेक अ गुड एम्प्लॉय, तो वो ये बताएगा कि मैं एक अच्छा मुलाजिम बन सकूँगा यानी कि मैं अच्छे से काम कर सकूँगा आपके लिए, मतलब अपनी तरफ से वो उनको श्योर करेगा। और फिर ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, when planning a communication you need to decide not only what you will say but also
हाउ यू विल ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। जब आप प्लान कर रहे होंगे आपको ये नहीं सिर्फ प्लान करना कि आपको क्या कहना है, बल्कि आपको ये भी प्लान करना है कि आपको अपनी बात ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। पहले ये बात करेंगे, फिर ये स्टेप वाइज चलना है और ऑर्गेनाइज लेवल में और एक मुनज़्ज़म तरीके से आपको सारा कुछ प्लान करना है। For example, your definition of resume objective requires you to emphasize the points as major evidence that you are qualified for the job you seek। यानी कि रिज्यूम की डेफिनेशन जो आपने ऊपर लिखा होगा, या आप जो रिज्यूम को डिफाइन कर रहे होंगे, आप जो खुद से रिज्यूम को परसीव कर रहे होंगे, वो चीज़ ये बताएगी कि आप जो जॉब सीख कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूर क्वालिफाइड, आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, ये उसका एक मेजर एविडेंस है। यानी कि आपका जो रिज्यूम है वो आपकी जॉब के सीख करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन का मेजर एविडेंस है। वो रिज्यूम में आपको सब कुछ रिज्यूम आप बता देगा, वो डिफाइन कर देगा रीडर को, आपके इंटरव्यूअर को, कि आप इसके काबिल हैं या नहीं। मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न कैन बी यूज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। तो वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मोर देन वन जो पैटर्न है वो कैन बी यूज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव बोला कि आपका क्राइटेरिया चेक करना कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप कैपेबल हैं या नहीं। ये क्राइटेरिया चेक करने के लिए वो अपने पैटर्न जितने चाहें वो ऑर्गेनाइजेशन वाले यूज़ कर सकते हैं ना वो। मोस्ट रिज्यूम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन एप्लीकेंट्स एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं ज़्यादा रिज्यूम जो है वो एप्लीकेंट्स के जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस करते हैं, यानी कि जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दस यू कैन कैटेगोराइज देम अंडर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, वर्क एक्सपीरियंसेस एंड सो ऑन। तो आपके अपने रिज्यूम को कैटेगराइज करना, एक्सपीरियंसेस तो आपने लिखने हैं, लेकिन वही बात ऑर्गेनाइज मैनर में लिखने हैं। आपको उनको कैटेगराइज करना है। पहले आप अपने एजुकेशन के एक्सपीरियंस लिखेंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, फिर अगर कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे। मतलब आप लाइन में चलेंगे, ऑर्गेनाइज मैनर में मुनज़्ज़म तरीके से चलेंगे। However, some individuals choose to organize a substantial part of their resume around their accomplishments and abilities। मीन्स कुछ इंडिविजुअल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइज सब्सटेंशियल पार्ट, यानी कि एक ख़ास हिस्सा जो अपने रिज्यूम का होता है उसको मुनज़्ज़म करते हैं। वो कैसे? अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज़, यानी कि अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत और अपनी चीज़ें, अपने कमालात उसमें लिखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। सच रिज्यूम इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल रिज्यूम। इसको कहते हैं फंक्शनल रिज्यूम। ये रिज्यूम के टाइप्स भी हैं बिकॉज इट एम्फेसाइज द फंक्शंस एंड टास्क्स द एप्लीकेंट्स कैन परफॉर्म। कि ये उस फंक्शन, ये फंक्शन बता रहा होता है, टास्क बता रहा, तो जो एप्लीकेंट्स कर सकता है, यानी कि वो अपनी एबिलिटीज़ बताता है, अपने अकम्पलिशमेंट्स बताता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मैं इस काम में भी मास्टर हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको फंक्शनल रिज्यूम कहते हैं। और नेक्स्ट है कि ये इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। रिज्यूम की टाइप कन्वेंशनल रिज्यूम और नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम भी है, इसको भी पढ़ते हैं हम। अच्छा, वेल विच ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न यू चूज़, कि कोई भी आप पैटर्न चूज़ करें, यू मस्ट स्टिल डिसाइड द ऑर्डर यू विल यूज़ टू पैटर्न योर रिज्यूम। आपको ऑर्डरली मैनर में चलना है, मुनज़्ज़म तरीके से चलना है। कोई भी पैटर्न आप यूज़ करें, उस पैटर्न को फॉलो करें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। If you imagine your readers reading your resume, you will see that you have to make your name and professional achievements prominent। अगर आप ये सोचें कि आपका रीडर्स आपका रिज्यूम पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे करते हैं ना, आप वर्ड में जब आप टाइप कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आप बोल्ड करते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या आपको अपना नेम, अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन किधर गया, नेम, और दूसरी आपको अपनी अचीवमेंट्स प्रोमिनेंट करनी है, यानी कि वो चीज़ें उसको ढूंढनी ना पड़े, जो उसको रिक्वायर्ड है वो उसको प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, वो ईजी से उनको पढ़ ले। अच्छा, सेकंड टाइप है कन्वेंशनल रिज्यूम। इफ़ यू आर राइटिंग कन्वेंशनल रिज्यूम, यू कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रोमिनेंट बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एट द टॉप। तो आपने क्या करना है कि प्रोमिनेंस देनी है किसको? प्लेसिंग नेम को, और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखना है। उसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है और इसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है कन्वेंशनल रिज्यूम में। और थर्ड वन, इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम, यू मे प्लेस योर नेम अलोंग द बॉटम और साइड। कि अगर आप नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको अपना नेम बॉटम पे लिखें या साइड पे लिखें। मतलब अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रिज्यूम ज़्यादा अपीलिंग है, या कौन सा आप टाइप कर रहे हैं, या कौन सा उस बाजू का ऐसा होता है कि कुछ रिज्यूम कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स भी होती हैं, तो आपने उसकी डिमांड को मीट करते हुए आपने वैसा रिज्यूम लिखना है। और अगर डिमांड नहीं है तो आपको खुद लिखना है, तो फिर ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका लिखना है। लेकिन अब जो भी तरीका लिखें, आपको ऑर्डरली मैनर में और आपको ऑर्गेनाइज मैनर में उसको फॉलो करना है, ये बात आपने माइंड में रखनी है।
After starting your professional objectives, you should organize your remaining material by following one of the most basic strategies for writing at work. तो आपको अपनी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है मटेरियल को किस तरह. पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट. सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उस प्रोफेशन के रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जिसमें वो इंटरेस्टेड होगी आपके बारे में, आपने उसको सबसे पहले लिखना है. दिस विल इंश्योर दैट योर हरीड रीडर्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली. तो अब जो रीडर है, जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, जो बंदा, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैसा है, हो सकता है वो हरीड हो ज़्यादा, मतलब उसको जल्दी हो, तो अब वो उसको उसकी डिज़ायर चीज़ मिल जाए. यानी कि आपने इस ऐसा रिज्यूम बनाना है कि किसी भी नेचर का बंदा है ना, उसके लिए वो परफेक्ट हो. यानी कि अगर वो तेज़ वाला है, स्लो वाला है, मतलब उसको उसकी डिज़ायर चीज़ एट द स्पॉट मिल जाए आपका रिज्यूम देखते ही. Next, for example, people in conservative fields take a similar conservative approach to resume. कि जो conservative fields के लोग हैं वो ऐसी conservative approach रखते हैं resumes की तरफ. ज़ाहिर है वो उनकी field ही ऐसी है तो उनकी nature भी ऐसी हो जाती है. To them, resume should be typed in a white buff to grey paper with the applicant's name and address at the top. तो वो उनके लिए क्या करें, आप इस कलर का रिज्यूम टाइप करें वाइट बफ, यानी कि सिंपल सा हो, क्योंकि वो कंजर्वेटिव लोग हैं. आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ में जाएंगे तो हो सकता है उनको नागवार गुजरे और वो आपको रिजेक्ट कर दें. आपको उनके मुताबिक सिंपल सा ऐसे रिज्यूम बनाना है वाइट बफ और ग्रे पेपर पे. तो क्या करना है, अपना नाम, जो एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस, ये टॉप पे लिखना है क्योंकि उनको ये रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले. कीप इन माइंड द कन्वेंशंस इन योर फील्ड्स मे बी डिफरेंट and you may have to do some investigation to learn whether or not that is this case. कि हर जगह पे, हर फील्ड में, हर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में, हर प्रोफेशन में कन्वेंशंस डिफरेंट होते हैं. यानी कि हर जगह के रस्म व रिवाज डिफरेंट होते हैं ना. कुछ लोग को कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ अपील करती हैं, कहीं कुछ पसंद किया जाता है, कहीं कुछ लाइक किया जाता है. तो आपको क्या करना है, पहले आप इन्वेस्टिगेशन कर लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मुझे किस टाइप का रिज्यूम, किस टाइप की CV या किस टाइप का मुझे क्राइटेरिया चाहिए जो मीट करे इन लोगों को के लिए अपीलिंग हो और ये मुझे हायर कर सकें. ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और यू माइट बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह. ओके बच्चों, दैट्स फॉर टुडे. बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे. और मुझे पता है ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, आप भी बोर हो रहे होंगे और मुझे भी कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इसको पढ़ा के, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उस वक्त जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है आपको कोई भी नहीं बताता कि आप इस तरह करो, इस तरह करो, तो आप खुद शेमफुल फील कर रहे होते हैं किसी से पूछने में. तो वो कहते हैं कि यार इसने इतना पढ़ा है सारी ज़िंदगी तो इसको अभी ये नहीं पता रिज्यूम या CV कैसे बनानी है, तो या ये इसको कैसे मतलब इफेक्टिव बनाना है. तो ये उस वक्त कोई भी आपको बातें नहीं बताता. तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका सब्जेक्ट है तो बोरिंग लेकिन बहुत अच्छी बात है, यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया. आप इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिफिकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. माइट भी आपके लिए बोरिंग ना हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग हो और कुछ के लिए ना हो, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह अच्छे से, मैं आपको पूरी कोशिश से अपना इसको कंप्लीट करवाऊंगी इंशाल्लाह. और यू विल फाइंड एक्सीलेंस इन दिस इंशाल्लाह. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.